आ रही है। मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह से जवाब ले लेता हूं इसी सवाल का। मैं आपके ऑडियो का भी चेक कराता हूं। स्वर्ण जी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और ब्रिक्स का जवाब काफी होगा अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में और खासकर अमेरिका के इतिहास में शायद आज तक कोई भी इस तरह का राष्ट्र नेता नहीं हुआ है जो इस तरह से आक्रामक रुख से अपने जितने भी दोस्त देश हैं या प्रतिस्पर्धा में हैं या जिनको वो दुश्मन मानता हो, सभी के साथ इस तरह से आक्रामक रुख और भाषा का इस्तेमाल करे और व्यक्तिगत टिप्पणियां दूसरे देश के नेताओं के प्रति करे। तो ये अपने आप में एक अजूबा है जिससे विश्व आज जूझ रहा है। केवल भारत नहीं जूझ रहा, सभी देश इससे जूझ रहे हैं एक तरह से। तो जाहिर है कि उस उथल पुथल से, जब आपने जैसे खुद जिक्र किया कि अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, करीब 28 ट्रिलियन डॉलर की, उसके साथ साथ सबसे बड़ा आयातक है, ज्यादातर देश जो है वो बड़ा निर्यात करते हैं अमेरिका को। तो वहां के राष्ट्रपति यदि अचानक इस तरह का रवैया अपनाते हैं, जब वो कहते हैं कि 50% आपके निर्यात पर कर लगेगा या चीन के प्रति 145% तक कर लगा दिया था, तो जाहिर है कि इस उथल पुथल में थोड़ा तो नुकसान सभी देशों को उसका होगा, पर उसके साथ जैसे आपने कहा कि अमेरिका को भी उसका नुकसान होगा। जो वहां के उपभोक्ता हैं, कीमतें उनके लिए भी बढ़ेंगी। और इसलिए जो विशेषज्ञ हैं वो अमेरिका में इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और रिसेशन की बात कर रहे हैं और उनकी वृद्धि दर में कमी आने की भी बात हो रही है। तो ये क्या अपने जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, इन सब जो नीतियां जो अपनाते हैं वो उससे वो अमेरिका का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने जा रहा है। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो साख है, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है, उस पर भी एक तरह से सीधी चोट पड़ेगी इसकी, क्योंकि सभी राष्ट्र मिलकर, जैसे आपने जिक्र किया, ब्रिक्स के देश आपस में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी देश विकल्प ढूंढेंगे कि यदि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सकती है तो कैसे उसको कार्यान्वित किया जाए। भारत भी इस तरह से कोशिश करेगा। तो ये जो इस तरह की रणनीति है, वो उनकी रणनीति मुझे लगता है सस्टेनेबल ही नहीं है। हालांकि उनकी परेशानी समझ सकते हैं कि उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें आज करीब करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का घाटा है। और जिस देश से उनकी प्रतिस्पर्धा है, चीन, उसको आज इतना ही 1 ट्रिलियन डॉलर व्यापार में मुनाफा नजर आता है, उसके पास है। तो उनका जो चिंता है वो मैं इसमें जायज है। जी सिंह साहब, इसमें मैं कभी नहीं बात की कि हम इस पर जो है वो टैक्सेशन कम कर देंगे और ये कर देंगे। आपने दूसरों के रोजगार को छीनने की कोशिश की। भारत अगर कपड़ा में, भारत अगर ज्वेलरी में, भारत अगर फार्मा इंडस्ट्री में, भारत अगर ड्रग्स में, दवाइयों में बेहतर कर रहा है, वैक्सीन में बेहतर कर रहा है, तो आप उसको भी चाहते हैं मैं वो भी हड़प लूं, मैं वो भी करूं। भारत अगर आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडस्ट्री यहां लग रही है, आप चाहते हैं आप वो भी हड़प लें, वो भी मैन्युफैक्चर आप ही करें। अरे भाई, पूरी दुनिया का काम आप ही करेंगे तो बाकी दुनिया के लोग क्या करेंगे? ये तो WTO के रूल के अगेंस्ट है। और जब हथियारों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप चला रहे तो उसको आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। आप कहिए कि भाई मैं इंडिया में इंडस्ट्री लगाने में हेल्प करूंगा, आधे जो सामान है वहां बनेंगे हथियारों की इंडस्ट्री के। तो ये मोनोपोली नहीं चल सकती ना कि सारा सामान मेरी दुकान पे, मेरी मॉल में मिलेगा, तुम लोगों के मॉल में खाली कर दूंगा। तो ये तो होगा नहीं इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ कहना चाह रहा है? उसके बाद में संजय सोई सर आपके पास आ रहा हूं। धीरज कॉल हमारे साथ यूएस से जुड़ गए। कॉल साहब, स्वागत है आपका। सिंह साहब, इनफैक्ट जो थैंक यू। आप जो कह रहे हैं कि इस तरह से टैरिफ बढ़ाने से उनकी जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा और उससे उनकी जो प्रतिस्पर्धा की ताकत है वो और कमजोर होगी। यदि किसी भी इंडस्ट्री को, उत्पादन को कोई देश इस तरह से प्रोटेक्ट करता है बड़े कर लगा के बाहर से आने वाले सामान पर, तो उससे लंबी देर में आप देखेंगे कि अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो उत्पादन है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में और पीछे छूटता हुआ नजर आएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसको कोशिश ये करनी होगी कि किस तरह से अपने कुछ ऐसे क्षेत्र चुने। आपने सुरक्षा के, रक्षा के उपकरणों का जिक्र किया। अमेरिका 25% दुनिया का निर्यात अमेरिका से होता है रक्षा उपकरणों का। वो उसमें प्रतिस्पर्धा में उसमें आगे है, वहां उसका दबदबा है दुनिया भर में।
पर ये आम चीजें, रोजमर्रा की चीजें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात है, सी फूड की बात है, फार्मास्यूटिकल्स की बात है, डायरी की बात है, एग्रीकल्चर की बात, उसमें यदि आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो वहां आप जोर जबरदस्ती से दूसरे देशों से आने वाले आयात को नहीं रोक पाएंगे। ये इसीलिए मुझे लगता है कि इसका खामियाजा, इसका कॉस्ट जो हो अमेरिका को ज्यादा इसको झेलना पड़ेगा। दूसरे देश दूसरी तरफ चले जाएंगे, दूसरे देशों से अपना तालमेल बनाएंगे। तो ये इस तरह की आक्रामक रुख मुझे लगता है कि बहुत ही नकारात्मक असर इसका होने वाला है अमेरिका पर, और जाहिर है कि बहुत से दूसरे देशों पर भी इसका असर होगा, क्योंकि जी उन सब देशों की खास दोस्ती है अमेरिका के साथ। संजय सोई सर के पास आ रहा हूं। स्वर्ण सिंह जी, ब्रिक्स की भूमिका अभी आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन में? भारत, रशिया, ब्राजील, इंडिया, माफ कीजिएगा, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक तरह से क्षेत्रीय संगठन है, जो अब 5 देशों से बढ़कर 11 देश उसमें शामिल हो गए हैं। करीब 22 या 23 और देश हैं जो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनमें से 11 देशों को ट्रेडिंग पार्टनर उन्होंने एक तरह से कह के जोड़ लिया अपने साथ। तो कुल मिलाकर 20 या 21 देश अब उसमें जुड़ गए हैं। तो ये एक तरह से विकल्प की तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जो उभर कर सामने आता है। और खास बात यह है कि इस संगठन के जो खास देश हैं, जैसे आपने जिक्र किया, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, इनकी जो सोच है, जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से उलझने या सुलझने की, वो हमेशा पश्चिमी देशों से हटकर सोच होती है। और क्योंकि ब्रिक्स अब माना जा रहा है कि जो G7 के देश हैं, जिनमें कनाडा है, अमेरिका है, एशिया से जापान है और यूरोप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली उसमें है, उनका दबदबा एक करीब 80-90 साल तक बना रहा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सोच और आर्थिक प्रबंधन के ऊपर। तो अब ये ब्रिक्स की जो कुल मिलाकर जीडीपी है वो G7 से आगे बढ़ चुकी है, और खासकर उनके जो वृद्धि दर हैं वो रफ्तार उनकी तेज है। तो इसको लेकर जो पश्चिमी देश हैं और उनका सबसे बड़ा नेता जो है वो अमेरिका है, उनको चिंता है कि किस तरह से उनको हाशिए की तरफ धकेलता जा रहा है ये ब्रिक्स देश। और ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार पिछले 5 वर्षों में काफी अच्छे से बढ़ा है, करीब करीब 50 या 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है वो आपस में आपसी व्यापार। तो उसको लेकर भी आप देखें सामने, तो अक्सर हम देखते हैं कि ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स की नीति है, ये उन देशों को और भी पास एक तरह से करने का कारण बनेगी। हाल ही में रूस के जो नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रम्प के जो टैरिफ हैं वो हम सबकी एक साझी चिंता है, इसलिए रूस, चीन, भारत को जो त्रिकोणीय समीकरण है उनका, उसको फिर से सुदृढ़ बनाना होगा। और उसी के चलते आप देखें कि रूस के राष्ट्रपति की भारत को यात्रा की बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में अब चीन जाने वाले हैं, वहां भी रूस, चीन और भारत के नेताओं की आपस में बातचीत होगी। तो ये ट्रम्प न केवल द्विपक्षीय आपसी तालमेल को बिगाड़ रहे हैं देशों के साथ, न केवल अपने उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी एक तरह से आप देखें कि जो ऐसे देश हैं जो पश्चिमी देशों से अलग सोच रखते हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत हैं, उनको और एकजुट होने में एक तरह से सहायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि फिर उस तरह से जो वैकल्पिक संस्थान बनेंगे, सोच बनेगी, रणनीति बनेगी, उससे ये जो दूसरे देश हैं, रूस, चीन, भारत और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इस तरह के देश फिर विकल्प की तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाएंगे। और उससे क्या होगा मुझे लगता है कि अभी आपदा में अवसर देखने वाला भी समय है। अगर बात ब्रिक्स की हो रही है तो भी अमेरिका ने कनाडा को नहीं छोड़ा, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, अमेरिका ने कई ऐसे और आर्थिक तौर पर मजबूत देश हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उनको भी अप्रोच करने का टाइम है कि आप भी जो है अस्थायी तौर पर हमारे साथ जुड़िए और आप अस्थायी तौर पर ब्रिक्स के मेंबर भी आप बन सकते हैं। तो मुझे इसमें आपदा में एक अवसर भी नजर आता है
और मुझे लगता है ये अप्रोच कहीं ना कहीं होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खासकर ब्रिक्स देशों का। Imagine this, one AI agent that builds your offer, another AI agent that writes your copy, another AI agent that builds your... बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि आपदा में अवसर है, क्योंकि खासकर रूस और चीन तो लगातार वो जो डी डॉलराइजेशन की डिबेट की बात करते हैं, उनका जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा है वो भू राजनीति के नजरिए से भी है एक तरह से। तो भारत उसमें थोड़ा सा संयम दिखाता है कि सीधी कॉन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए ब्रिक्स देशों की, जबकि रूस और चीन कोशिश करते हैं कि उसको सीधे ही टकराव वाली एक रणनीति बनाई जाए। भारत उससे बचता रहा है अभी तक, पर इन देशों में आपस में जो तालमेल है वो अच्छा हुआ। हाल ही में जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति ने बातचीत की भारत के प्रधानमंत्री से, उनकी भी सोच ऐसी है कि किस तरह से व्यवहारिक तौर पर यहाँ उनको अपने राष्ट्र हित लगता है आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यदि अमेरिका के साथ दोस्ती से बढ़ाए जा सकते हैं तो बोल्सोनारो जो पिछले राष्ट्रपति ब्राजील के थे वो बड़े अच्छे मित्र थे राष्ट्रपति ट्रंप के। अब लूला डी सिल्वा हैं, उनकी जो रणनीति है वो अलग है, उससे अमेरिका नाराज है। 50% उनके ऊपर भी उन्होंने कर लगा दिया उनके निर्यात पर। तो उनकी बातचीत अब हो रही है कि किस तरह से भारत और ब्रिक्स देशों से मिलकर कुछ किया जा सके। भारत भी इसी तरह से कोशिश करता है कि बातचीत अमेरिका से होती रहे, और उसके साथ साथ अमेरिका पर निर्भरता को क्या हम कम कर सकते हैं, ये सोच भारत में अब बहुत एक तरह से जड़ हो चुकी, एक तरह से अच्छे से उसका समझ आ चुकी है। चीन और रूस को ये जो तनाव है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, और भी उनको पास बनाने की एक तरह से वजह बनेगा। रूस और चीन और पास आएंगे। आप देखें लगभग 90 या 95% चीन और रूस का आज व्यापार युआन में हो रहा है, चीन की जो करेंसी है उसमें हो रहा है। तो डीडॉलराइजेशन तो आप देखें कि अपने आप इस तरह से बढ़ेगा। भारत भी करीब 1 दर्जन देशों से इस तरह का प्रबंधन कर रहा है कि किस तरह से लोकल करेंसीज का इस्तेमाल किया जाए। तो ब्रिक्स देश ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर पर भी जो डिपेंडेंस है, जो एक जमाने में करीब करीब 90% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश रखते थे वो डॉलर में रखते थे, आज वो करीब 56% रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करीब 85 या 86% डॉलर में हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चाहे वो युआन हो चाहे वो यूरो हो, अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी आप देखें तो डी डॉलराइजेशन का एक तरह से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसकी ताकत कई दशकों तक बनी रहेगी। उसके साथ साथ अमेरिका के आज जैसे हमने जिक्र किया कि जो रक्षा उपकरणों का उनका निर्यात है, उससे केवल उनको आमदनी या मुनाफा ही नहीं होता, वहां उनसे उनको राजनीतिक प्रभाव बनाने की, दोस्ती बनाने का भी एक अवसर उनको उसमें मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखें आज अमेरिका के करीब करीब छोटे बड़े 750 सैन्य ठिकाने पूरे विश्व में उनकी पहुंच है, उनकी सेनाएं पूरे विश्व में छाई हुई है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका अचानक हाशिए से और विश्व के नक्शे से गायब हो जाने वाला है। इसीलिए सारे देश कोशिश कर जो रहे हैं बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि डी डॉलराइजेशन की बात जो चल रही है और जिसमें युआन का, रुपए का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं स्वर्ण सिंह जी के पास जा रहा हूं, लगातार हमारे साथ बने हुए। स्वर्ण सिंह जी, ग्लोबल टाइम्स में पीसीआर को बोलूंगा कि वो स्क्रीन पर जरा तस्वीर दिखाएं, वो जो स्केच आज उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में डाला है, जिसमें एक पांडा दिख रहा है और एक हाथी साथ दिख रहे हैं, और सामने जो है वो बड़ी सुनहरी सड़क नजर आ रही है। और ग्लोबल टाइम्स जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट का एक तरह से आप स्पोक पर्सन कह लीजिए, आप मुखपत्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये तस्वीर इसके जरिए क्या इशारा किया गया, आपको क्या लगता है? अक्सर ग्लोबल टाइम्स में भारत के प्रति जो खबरें छपती हैं वो काफी नकारात्मक होती हैं, काफी आक्रामक होती हैं। तो उसको यदि आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बड़ा अच्छा संकेत है एक तरह से कि चीन का जो नेतृत्व है वो भारत से अपने जो संबंध है उनको और अच्छा बनाना चाहता है। और शायद उसमें राष्ट्रपति ट्रंप के जो ये टैरिफ का जो एक तरह से युद्ध उन्होंने छेड़ा है वो उसका एक कारण हो सकता है। और जैसा कहा गया अभी कि भारत और चीन यदि आपस में तालमेल अच्छा बनाते हैं तो विश्व की वृद्धि दर का ज्यादातर हिस्सा चीन और भारत की वृद्धि दर से आता है।
और दो बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं भी हैं। देखें, पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्व की जो चार बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनमें दो विकासशील हैं और एशियाई हैं, मतलब चीन है और भारत है। तो इस तरह से जो इनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है, इनका तालमेल यदि अच्छा हो जाए तो वो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन समृद्धि बनाने का एक नया नजरिया सामने ला सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री, जाहिर है कि अभी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में इस महीने के अंत में चीन जाएंगे। थियानजिन शहर में वो शिखर सम्मेलन होने वाला है। हाँ। तो बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो 2020 में सीमा पर तनाव हुआ था, हाँ। उससे पहले 2018 और 19 में एक इनफॉर्मल समिट मीटिंग इन दोनों नेताओं ने शुरू किए थे। अनौपचारिक शिखर वार्ता भारत और चीन के राष्ट्रीय नेताओं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग में 2 बार हुई थी। तो वहां से यदि सीधा दिशा निर्देश मिलता है तो रिश्तों को सुधारने में शायद और तेजी आ सकती है। जो शुरुआत पिछले अक्टूबर कजान रशिया में हुई थी, उससे कुछ बदलाव भी नजर में आता है। नहीं, तो वो और बदलाव- सर, हाल के समय में जो भी डेवलपमेंट्स हमने देखे उसमें चाइना को भी